Students, well, in previous lesson we had learned about animal cells. और जब हम लोग एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने जो है बहुत सारे सेल के पार्ट्स का जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन ये भी जान लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट प्लांट सेल. और प्लांट सेल के डिस्कशन के टाइम में हम बेसिकली फोकस करेंगे उन पार्ट्स पर जिनके बारे में जो कि एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते हैं, जो कि प्लांट सेल के लिए यूनिक हैं, राइट. और इसके अलावा जो की डिफरेंसेस होंगे उसे भी हम लोग जो है देखने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज योर प्लांट सेल. तो जैसे एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं, वैसे प्लांट्स जो हैं वो भी सेल्स से बने होते हैं. और हर एक सेल के अंदर कई ऑर्गेनल्स होंगे जो कि प्लांट सेल को अलाइव रखेंगे, इसे रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे और प्लांट के डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करेंगे. अब प्लांट सेल्स में एक खास जो चीज़ होती है वो है सेल वॉल. ओके, हम लोगों ने देखा था एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर की तरफ से आप एक और लेयर देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. सो लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल फर्स्ट. ये जो है एक पोरस आउटर मोस्ट लेयर हुआ जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर लोकेटेड है. ये देख रहे हैं. तो ये जो है सेल को प्रोटेक्ट करने में और सपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सेल वॉल जो है ये कुछ लेयर्स से बना होता है जो कि फ्लेक्सिबल हो सकते हैं या फिर और फ्लेक्सिबल और इलास्टिक हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ही रिजिड और वुडी टाइप के हो सकते हैं. यानी कि ये सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल या इलास्टिक होगा या फिर जो है ये काफ़ी हार्ड हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि किस तरह के लेयर्स से जो है ये बना हुआ है, किन मॉलिक्यूल्स के लेयर से ये बना हुआ है. चाहे तो आप सेल वॉल को जो है जूम करके देख सकते हैं. दिस इज योर सेल वॉल राइट है. अब सेल वॉल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन का तो रोल आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, राइट. ये प्रोटेक्टिव लिपिड बाइलेयर हुआ जो कि हर एक सेल के चारों तरफ होता है और ये जो है ये रेगुलेट करता है कि कौन सा चीज़ सेल के अंदर आएगा और कौन सा चीज़ सेल के बाहर जाएगा. फिर से एक बार आप इसका जो है क्लोजअप देख लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू. इधर आपका जो है सेल वॉल लोकेटेड हुआ, राइट. वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट तो इजीली हो जाता है डिफ्यूजन के जरिए इस लिपिड बाइलेयर के रास्ते से. लेकिन जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस लिपिड बाइलेयर के जरिए जो है क्रॉस नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये प्रोटीन चैनल्स मौजूद हैं, राइट. कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं जिनमें जो कि सिर्फ असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनमें कोई एनर्जी खर्चा नहीं होता है. कुछ प्रोटीन चैनल जैसे कि ये वाला प्रोटीन चैनल जो है ये एक्टिव साइट है, यहाँ पर एनर्जी खर्चा करके जो है मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किया जाता है. अब एक खास जो फीचर होता है प्लांट सेल्स में दैट इज क्लोरोप्लास्ट. सो लेट मी जस्ट जूम आउट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा क्लोजअप करके देख लेते हैं. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो है लाइट रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इस लाइट की एनर्जी का यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बनाया जाता है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर क्लोरोप्लास्ट. देख रहे हैं, लाइट एनर्जी आई, एब्जॉर्ब किया गया इसको, राइट. फिर जो है CO2 और वाटर एंटर किया इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्या बना यहाँ पर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. यानी कि दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का यही प्रोसेस है ना कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करना है. क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो इनमें खास एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज वैक्यूल. अनलाइक एनिमल सेल्स जहाँ पर कि बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हमको दिखे थे, प्लांट सेल्स में जो है बहुत ही लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर स्टोर करते हैं और इसके अलावा जो है दूसरे केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स भी छोटी छोटी मात्रा में ये स्टोर करके रखते हैं. तो बेसिकली ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स को जो है हेल्प करते हैं, उनको टर्जिड या क्रिस्पी बनाकर रखते हैं और इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि ये प्लांट सेल्स का जो है स्टोरेज का भी काम जो है ये आसानी से कर देते हैं. सो एनिमल सेल्स में क्या देखा था हमने कि ये वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते थे जो कि सेल साइटोप्लाज्म में फैले होते थे इधर उधर, लेकिन प्लांट सेल में ये वैक्यूल जो है काफ़ी बड़ा होगा.
अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड बेसिकली वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट सेल से कई फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट सिंथेसिस, जो डिफरेंट कलर्स आप देखते हैं ना प्लांट्स के, तो वो डिफरेंट कलर पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, तो पिगमेंट बनाने का काम भी जो है वो प्लास्टिड्स करते हैं। और इसके अलावा जो है ये स्टोरेज क्रोमोप्लास्ट का, और ये फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। ओके, और जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे रोल होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए जैसे था ना, तो वैसे ही प्लास्टिड्स जो हैं उनका भी अपना डीएनए होता है। तो बेसिकली प्लास्टिड्स क्या हो गया, मल्टी फंक्शनल हो गया ये। हर एक सेल जो है उसमें जो है कई ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सॉरी वेयर डिड आई गो, प्लास्टिड्स का मेनली काम क्या हो गया कि ये जो है सेल को डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करने में हेल्प करता है, राइट। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड्स का एक टाइप हुआ, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पिगमेंट सिंथेसिस, अलग अलग कलर का जो पिगमेंट होता है उसको बनाने में और स्टोरेज में हेल्प करता है। फूड स्टोरेज में जो है ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, अगर कोई कलर नहीं होगा तो वो जो है फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और इनके और डीएनए में, इनके और कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का अपना डीएनए होता है, यानी कि ये जो है इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनके अंदर ही मौजूद होता है, राइट। सो दिस इज अ मेजर सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। Now, after plastids, most of the other organelles we had already talked about in the previous lesson, but still we will quickly go through them just for the sake of, like review and revision. So, let me start with nucleus first. न्यूक्लियस जिसके अंदर की सेल का डीएनए मौजूद होता है और जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। जीन एक्सप्रेशन बेसिकली ये हुआ कि सेल किस तरीके से फंक्शन करेगा, उसका अपीयरेंस क्या होगा, इन सभी चीज़ों को जो है जीन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। यू विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल व्हेन यू आर इन ग्रेड 10। अब न्यूक्लियस से थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर का जो है एक हो गया पार्ट। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। लेट मी जस्ट जूम इनटू इट अ लिटिल बिट। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसमें जो है आरएनए मौजूद होता है और ये जो है राइबोसोम सिंथेसाइज करने का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों के ऊपर से जो है मौजूद क्या है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। इस मेम्ब्रेन में जो पोर्स या छेद होते हैं वो जो है मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर मूव करने में हेल्प करते हैं। अगेन जस्ट चेक आउट दिस, राइट। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयंस या एमआरएनए हैं वो जो है इसके जरिए इधर से उधर क्रॉस कर सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनको कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं आना है तो उनको जो है रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं निकलने दिया जाता है। देख रहे हैं ना आप, अभी आप देखिएगा, देखिए ये मॉलिक्यूल अंदर से बाहर तो चला गया, लेकिन ये बाहर से अंदर अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता है ना, रुक गया ये। अब चलिए न्यूक्लियस का टॉपिक जब कवर हुआ तो न्यूक्लियस के ठीक बगल में क्या है, हमारा ईआर मौजूद है, नेटवर्क ऑफ सैक्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। वो केमिकल कंपाउंड्स जिनका कि सेल के द्वारा यूज होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जिन प्रोटीन्स को इन्हीं ईआर के जरिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब राइबोसोम की चर्चा चूंकि 2-4 बार हो चुकी है तो राइबोसोम को भी देख ही लिए हम लोग। राइबोसोम जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्सों में भी ये मिलेगा। ये टाइनी स्ट्रक्चर्स जो है इन्हीं के पास आकर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो होता है। क्लोजअप देख लीजिए इनका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे राइबोसोम जो है वो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एमिनो एसिड्स को लाते हैं राइबोसोम्स के पास, और यहाँ पर इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स जो हैं उनको आपस में जोड़ जोड़ के ये चेन बनाया जा रहा है। देख रहे हैं ये चेन लंबा होता जा रहा है ना, ये चेन बनाया जा रहा है। बाद में ये चेन जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में जो है मुड़ जाएगा और प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो चलिए राइबोसोम को हम लोगों ने देख लिया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे ठीक हम लोग सीधा जंप करना है गोल्गी एपरेटस पर। ये भी जो है मेम्ब्रेन का एक स्टैक जैसा होता है जो कि
ये ईआर वगैरह में जो केमिकल कंपाउंड्स वगैरह बने थे ना, उनको कलेक्ट करता है और उनको मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना, प्रोटीन के साथ लिपिड को जोड़ना, यानी कि जिसको जिसके साथ जोड़ के या प्रोटीन को ही अलग अलग शेप में जो है फोल्ड करना, ये सारा काम जो है गोल्गी एपरेटस में होता है। और इसके बाद गोल्गी एपरेटस जो है इन कंपाउंड्स को पैक करता है और इसको जो है सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको ये ट्रांसपोर्ट कर देता है या एक्सपोर्ट कर देता है, भेज देता है। ओके। अब गोल्गी एपरेटस से जब ये चीज़ बाहर निकलेगी तो कैसे मूव करेगी, तो यहाँ पर एक बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं ये वेसिकल्स। लेकिन ये वेसिकल्स से पहले, वेसिकल्स जो होते हैं वो इसको अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं। तो वेसिकल्स क्या है, तो ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एनिमल सेल्स में पढ़ाई था आप लोगों ने, जो कि गोल्गी एपरेटस के द्वारा बनाए जाते हैं। वेसिकल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह को स्टोर करते हैं और उसको डिलीवर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है ये इन न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स को सेल के बाहर भी जो है मूव करवा सकते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर जो है वैक्यूल्स और लाइजोसोम्स भी इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। अब इनका क्लोजअप देख लीजिए कैसे ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, राइट। ये एक काइनेसिस जो होता है, काइनेसिन जो होता है वो माइक्रोट्यूबुल्स के ऊपर ऊपर जो है इस तरह से मूव करता है, जिन माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में भी हम शॉर्टली पढ़ने वाले हैं। ओके। आपने ये देख लिया कि वेसिकल्स जो है वो कैसे साइटोस्केलेटन के जरिए जो है आगे की तरफ पुल किया जा रहा है, राइट। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं साइटोस्केलेटन पर। साइटोस्केलेटन बेसिकली एक्टिन, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स इन सब से मिलकर बना होता है, जो कि सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है और इसके अलावा सेल को इसका शेप देता है। वेसिकल्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूबुल्स के अलोंग जो है पुल किए जाते हैं, दिस इज योर माइक्रोट्यूबुल, इसके अलोंग ये पुल किए जाते हैं गोल्गी बॉडी से सेल के डिफरेंट हिस्सों की तरफ। अब साइटोप्लाज्म के अलावा जो है नेक्स्ट रोल किस चीज़ का हो जाएगा, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट मोर और लेस। वैक्यूल का फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन का भी देख चुके हैं, सेल वॉल का भी देख चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट इज डन, साइटोप्लाज्म इज जस्ट फ्लूइड, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द फाइनल टच। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करता है, जो कि सेल के द्वारा यूज किया जा सके। रिमेंबर, हम जो है एनर्जी जो रिसीव करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, लेकिन सेल जो है वो एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है एनर्जी को जो है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, उनका वो यूज करता है एनर्जी के लिए। तो इसलिए जो है ग्लूकोज को एटीपी में चेंज करना, ये काम जो है मेजरली होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में भी होता है थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है। इसे आप इस क्लोजअप के जरिए फिर से एक बार जो है रिव्यू कर सकते हैं। देखिए ग्लूकोज आया, दो टुकड़े में बटा, यहाँ पर दो पायरूवेट्स कहलाते हैं, ये वाटर रिलीज हुआ इस प्रोसेस में। अब ये जो है पायरूवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया और क्या निकला वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी एनर्जी, राइट। देखिए ग्लूकोज टूटा यहाँ पर, ग्लूकोज एंड वाटर, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। फिर इस दो पायरूवेट्स के साथ ऑक्सीजन मिला, यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सो वेल दैट इज इट अबाउट द प्लांट सेल। In the next lesson we are going to look into a bacterial cell and then we will have the topic and assessment as well. Okay, thank you.